कभी सोचा है ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये बनते कैसे हैं? या फिर ये नदियां जो इतनी गहरी घाटियां बना देती हैं ये होता कैसे है? आज हम उन्हीं ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं। वो ताकतें जो हमारे पैरों की नीचे की जमीन को आप कह सकते हैं लगातार बदल रही हैं। अक्सर जब हम किसी लैंडस्केप को देखते हैं ना, तो क्या लगता है? यही कि सब कुछ कितना ठोस है, परमानेंट है ना? ऐसा लगता है कि ये पहाड़, ये घाटियां, ये तो बस हमेशा से यहीं थी और यहीं रहेंगी। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हकीकत में हमारे प्लैनेट की जो सतह है वो एक तरह से एक जंग का मैदान है। एक ऐसी जंग जो अरबों सालों से चल रही है और इस जंग में दो बहुत बड़ी ताकतें हैं। एक जो धरती के अंदर से आती है और दूसरी जो इसकी सतह पर काम करती है। तो ये एक ऐसी जंग है जो एक तरफ तो दुनिया बनाती है और दूसरी तरफ उससे तोड़ती भी है। अब सवाल ये है कि जब हम इंसान इस जंग के बीच में आ जाते हैं तब क्या होता है? तब यही ताकतें हमारे लिए बड़े खतरे बन जाती हैं, जैसे भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप। चलिए तो सबसे पहले इन दो ताकतों को समझते हैं। इस प्लैनेटरी वॉर के दो मेन प्लेयर्स हैं। पहली ताकत वो है जो जमीन के अंदर से काम करती है और दूसरी वो है जो सतह के ऊपर से। इसको ऐसे समझिए, एक है एंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जात बल। ये है धरती की कंस्ट्रक्शन टीम। इनका काम है जमीन को ऊपर उठाना, पहाड़ बनाना। और दूसरी तरफ है एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्जात बल। ये है डेमोलिशन टीम। इनका काम है जो कुछ भी बना है उसे धीरे धीरे तोड़ना, घिसना। तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ना, यही हमारे प्लैनेट के बड़े बड़े फीचर्स बनाती हैं, जैसे कि विशाल पर्वत श्रृंखलाएं या फिर पूरे के पूरे महाद्वीप। और ये सब होता है धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से। और फिर आता है काउंटर अटैक। ये हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, हवा, पानी, बर्फ। ये सारी ताकतें मिलकर उस बनी हुई जमीन को लगातार काटती छांटती रहती हैं, उसे एक नया आकार देती हैं। अब इस लड़ाई को अगर असल में एक्शन में देखना है तो इसके लिए हिमालय से बेहतर कोई जगह नहीं है। देखिए, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक तरह की भट्टी है, जहां एक तरफ तो ये जबरदस्त जियोलॉजिकल ताकतें हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे घनी पहाड़ी आबादी। और जब ये दोनों टकराते हैं तो भूस्खलन और बाढ़ जैसे खतरों का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल तैयार होता है। और इस अस्थिरता का जो सबसे सीधा नतीजा है वो है लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन। वहां रहने वाले लोगों के लिए ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, एक खतरा है। इसका असर कितना गहरा है, इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है भारत के अल्मोड़ा से। रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने दो सड़कों को स्टडी किया, एक बार 1985 में और फिर 25 साल बाद 2010 में, एक बड़ी आपदा के बाद। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। तो अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। पहली सड़क किलबरी रोड, ये एक शांत जंगल से होकर जाती है। 1985 में यहाँ 153 लैंडस्लाइड्स हुए थे, लेकिन 25 साल बाद 2010 में ये नंबर घटकर सिर्फ 9 रह गया। मतलब प्रकृति ने खुद को हील कर लिया। अब दूसरी सड़क देखिए, अल्मोड़ा लोअर मॉल रोड। यहाँ तेजी से शहर बस रहा था, यहाँ लैंडस्लाइड्स 88 से बढ़कर 108 हो गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि इंसानी दखलंदाजी जमीन को अपनी मरम्मत करने से रोकती है। पर खतरा सिर्फ पहाड़ों के खिसकने का नहीं है, एक और बहुत बड़ा खतरा है जो पानी से आता है, खासतौर पर पिघलते हुए ग्लेशियरों से। होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके पिघले हुए पानी से बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं। अब दिक्कत ये है कि इन झीलों को रोकने वाली जो दीवारें होती है ना, वो कोई पक्का डैम नहीं बल्कि बर्फ और मलबे की बहुत ही कमजोर दीवारें होती हैं। इन्हें मोरेन कहते हैं। और जब ये कमजोर डैम टूटते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा। लाखों क्यूबिक मीटर पानी, पत्थर, मलबा सब कुछ एक साथ सैलाब बनकर नीचे की घाटियों में बह जाता है और रास्ते में जो भी आता है उसे तबाह कर देता है। और ये सिर्फ जान का नुकसान नहीं है, इसका आर्थिक नुकसान भी जबरदस्त होता है। सिर्फ एक नदी बेसिन में अगर ऐसा एक GLOF इवेंट हो जाए तो करीब $189 मिलियन की प्रॉपर्टी दांव पर लग जाती है। तो इससे पता चलता है कि इन घटनाओं को समझना और इनके लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है कि इन सारी आपदाओं में
हम इंसानों का, हमारी एक्टिविटीज का असल रोल क्या है। अक्सर जब कोई बड़ी आपदा आती है तो लोकल लोग क्या कहते हैं कि ये सब नए कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है या पेड़ कट गए इसलिए हुआ है। लेकिन क्या साइंस भी यही मानता है? यहाँ कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अल्मोड़ा वाली स्टडी से एक बहुत बारीक बात सामने आती है। देखिए, इंसानी गतिविधियां जैसे सड़क बनाना वगैरह, ये छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स की गिनती यानी उनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा देती हैं, लेकिन जो सबसे बड़े, सबसे तबाह करने वाले लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम वो ज्यादातर कुदरती वजहों पर निर्भर करता है। जैसे कि ढलान कितनी खड़ी है, मतलब हमारी एक्टिविटीज हालात को बदतर जरूर बनाती हैं और जमीन को ठीक होने से रोकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तबाही है वो अकेले हमारी वजह से नहीं आती। तो फिर सवाल उठता है कि इन जबरदस्त कुदरती ताकतों और जमीन पर हमारे असर को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है, किया क्या जाए? देखिए, इसका हल कुदरत से लड़ना तो बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता नहीं जा सकता। इसके बजाय हमें उसे बेहतर ढंग से समझना होगा। इसका मतलब है कि लंबे समय तक मॉनिटरिंग करनी होगी, कहाँ ज्यादा खतरा है उसकी मैपिंग करनी होगी, और सबसे जरूरी हमें ऐसी कम्युनिटीज बनानी होंगी जो इन चीजों का सामना करने और फिर से उठ खड़े होने के लिए तैयार हों। तो आखिर में जियोमॉर्फोलॉजी हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। एक ऐसी दुनिया जो लगातार बदल रही है, उसमें रहा कैसे जाए? हम सिर्फ धरती पर कंस्ट्रक्शन करने के बजाय धरती के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन करना कैसे सीख सकते हैं? और ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य के वजूद का सवाल है। हिमालय, ये नाम सुनते ही दिमाग में ऊंचे ऊंचे शांत पहाड़ आते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जिंदा हैं, ऐसी जबरदस्त शक्तियों से भरे हैं जो इन्हें लगातार बना भी रही हैं और बिगाड़ भी रही हैं। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर वही ताकतें जो हिमालय को बनाती हैं, वही उन्हें इतना खतरनाक क्यों बना देती? हाँ, तो सीधा सा सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे यंग माउंटेन्स, सबसे डेंजरस माउंटेन्स में से क्यों हैं? आइए पर्दा उठाते हैं हिमालय की भूवैज्ञानिक शक्तियों से और समझते हैं कि इस पूरे रीजन में बार बार ऐसी तबाही क्यों आती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है, जमीन पर इसका क्या असर दिखता है। यहाँ आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की इंसानी और आर्थिक कीमत कितनी बड़ी है? इसे कहते हैं ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जरा सोचिए, ग्लेशियर से बनी एक झील अचानक से फट जाती है तो क्या होता है? पानी और मलबे का एक ऐसा सैलाब आता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। ये 1981 की घटना इसकी एक छोटी सी झलक है, जिसमें 5 लोगों की जान गई, 41 घर, 2 पुल, सब कुछ बह गया। इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये साफ दिखता है। और ये जोखिम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, $189 मिलियन। सिर्फ एक GLOF इवेंट किसी एक नदी घाटी में इतनी बड़ी रकम की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी अस्थिरता आती कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है? इसको समझने के लिए ना हमें पृथ्वी के 2 इंजन को समझना होगा। ये ऐसी 2 ताकतें हैं जो लगातार हमारी धरती का चेहरा बदलती रहती हैं। इसको ना एक कभी ना खत्म होने वाली जंग की तरह देखा जा सकता है। एक तरफ है एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी अंतर्जात बल, ये धरती के अंदर से काम करती हैं, जमीन को ऊपर उठाती हैं, पहाड़ बनाती हैं। और दूसरी तरफ है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी बहिर्जात बल, जो बाहर से इन बनी हुई चीजों को तोड़ने, घिसने और काटने का काम करती हैं। तो पहले बात करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की। ये धरती के मुख्य आर्किटेक्ट हैं, समझिए ये बिल्डर्स हैं। ये फोर्सेस जमीन के अंदर की गर्मी और दबाव से पैदा होती हैं और इन्हीं की वजह से विशाल पहाड़ और महाद्वीप बनते हैं। अच्छा, ये फोर्सेस भी ना 2 तरह से काम करती हैं। कुछ तो लाखों साल लेती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कि वो कंप्रेशनल फोर्स जिसने प्लेट्स को धक्का देकर हिमालय को खड़ा किया, और कुछ अचानक से बिना किसी चेतावनी के जोरदार हमला करती हैं, बिल्कुल एक भूकंप की तरह। तो बिल्डर्स के खिलाफ कौन काम करता है? वो हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये डिस्ट्रॉयर्स हैं। इनकी ऊर्जा आती है सूरज और वायुमंडल से, और इनका काम है कटाव और मौसम की मार से धरती की सतह को लगातार घिसना, काटना और तोड़फोड़ करना। अब यहाँ पर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा,
हिमालय के मामले में क्या है ना कि ये पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से बहुत यंग हैं, बहुत एक्टिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बनाने वाली और तोड़ने वाली ताकतों की लड़ाई है, ये लाइव चल रही है, रियल टाइम में। और इसी लगातार खींचातानी की वजह से यहाँ के स्लोप्स, यहाँ की ढलानें इतनी ज्यादा अस्थिर हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ प्राकृतिक शक्तियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। अब इस पूरी पिक्चर में एंट्री हुई है मानवीय गतिविधियों की, जो इस भूवैज्ञानिक संघर्ष में एक नया और बहुत ही खतरनाक एंगल जोड़ रही हैं। इस बात को समझने के लिए भारत की अल्मोड़ा से एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी है। शोधकर्ताओं ने क्या किया, उन्होंने 25 साल तक 2 सड़कों की जांच की। एक सड़क थी जो एक संरक्षित जंगल से गुजरती थी और दूसरी सड़क एक ऐसे इलाके से जाती थी जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा था, बिल्डिंग्स बन रही थी। और जो नतीजे सामने आए वो आंखें खोलने वाले थे। देखिए, जो सड़क जंगल से जा रही थी वहां 25 साल में भूस्खलन 153 से घटकर सिर्फ 9 रह गए। मतलब प्रकृति ने अपने आप को हील कर लिया। लेकिन जो सड़क शहरी इलाके से गुजर रही थी वहां भूस्खलन 88 से बढ़कर 108 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? नतीजा बिल्कुल साफ है। सड़कें बनाना, पेड़ काटना, नए नए कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी इंसानी गतिविधियां न सिर्फ ढलानों को कमजोर करती हैं बल्कि उन्हें कुदरती तरीके से ठीक होने से भी रोकती हैं। जंगल वाली सड़क ठीक हो गई, लेकिन शहर वाली सड़क और कमजोर हो गई। तो अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर हम ही इस खतरे को बढ़ा रहे हैं तो इस जोखिम को कम करने के लिए किया क्या जा सकता है? क्या कोई समाधान है? बिल्कुल, इसका एक बहुत जरूरी समाधान है टेक्नोलॉजी में। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी LEWS विकसित कर रहे हैं। ये ऐसे एडवांस्ड सिस्टम्स हैं जो रियल टाइम डेटा जैसे बारिश, मिट्टी में नमी, जमीन की हरकत को पावरफुल मॉडल्स के साथ जोड़कर खतरा आने से पहले ही अलर्ट जारी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। सोचिए, ये एक मुश्किल समस्या को आसान से स्टेप्स में तोड़ देता है। सबसे पहले ये लगातार डेटा इकट्ठा करता है, फिर मशीन लर्निंग और AI का इस्तेमाल करके उस डेटा को एनालाइज करता है और जोखिम का पता लगाता है। इसके बाद ये भविष्यवाणी करता है कि भूस्खलन कब और कहां हो सकता है, और सबसे आखिर में ये मोबाइल फोन या सार्वजनिक घोषणाओं के जरिए समुदायों और अधिकारियों तक चेतावनी पहुंचाता है। और ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये आज की हकीकत है। इसमें लाइडार इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी यूज होती है जो जमीन का 3D मैप बनाती है। GIS का इस्तेमाल होता है खतरे वाले इलाकों को मैप करने के लिए, और फिर इन चेतावनियों को समुदाय आधारित नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये सब मिलकर वो कीमती समय दे सकते हैं जो जाने बचाने के लिए जरूरी है। तो आखिर में हिमालय की ये कहानी एक बहुत ही नाजुक संतुलन की कहानी है। ये एक आईना दिखाती है। एक तरफ हम इंसान हैं जो धरती को लगातार नया आकार दे रहे हैं, इन पहाड़ों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं इसके नतीजे। सवाल यही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमारे ही किए हुए काम के परिणामों से एक कदम आगे रह पाएगी? इस दौड़ में जीत किसकी होगी? चलिए समझते हैं उन जबरदस्त ताकतों को जो दुनिया के सबसे शानदार लैंडस्केप्स में से एक यानी हिमालय को लगातार बना और बिगाड़ रही हैं। हम बात करें हिमालय की, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? असल में ये पूरा इलाका कुदरती आफतों का एक हॉटस्पॉट है। यहाँ विनाशकारी बाढ़ और जानलेवा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स बहुत आम हैं। जरा सोच कर देखिए, लाखों क्यूबिक मीटर पानी और मलबा एक साथ पहाड़ों से नीचे की तरफ दौड़ रहा है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जिन्हें GLOX भी कहते हैं, ठीक इसी तरह की तबाही मचाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। नेपाल में सिर्फ एक नदी घाटी भोटेकोशी सुनकोशी में 1 GLF की आशंका से इतनी बड़ी संपत्ति दांव पर लगी है। और देखिए, GLOFs तो बस एक पहलू है। ये इलाका असल में कई तरह के खतरों से घिरा है, जहां अस्थिरता ही एक तरह से नॉर्मल है। तो असल सवाल ये है कि इस सारी अस्थिरता के पीछे की वजह क्या है? ये सब कुछ 2 बुनियादी ताकतों के बीच चल रही एक लगातार खींचतान का नतीजा है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी पर 2 ताकतें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक है एंडोजेनेटिक यानी धरती के अंदर से उठने वाली ताकत जो जमीन को ऊपर उठाती है, पहाड़ बनाती है, और दूसरी है एक्सोजेनेटिक
यानी बाहरी ताकत, जैसे हवा और पानी, जो बनी हुई सतह को लगातार घिसती रहती है। यही वो एंडोजेनेटिक ताकत है, वो अंदरूनी शक्ति जो पहाड़ खड़े करती है। हिमालय का बनना भी इसी का नतीजा है, जब दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराईं। और ठीक उसी वक्त एक्सोजेनेटिक ताकतें, मतलब हवा, पानी, बर्फ, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लगातार छीलने, तराशने और घिसने का काम कर रहे हैं। बनाने और मिटाने की ये जो लगातार जंग चल रही है ना, यही हिमालय को इतना एक्टिव और कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से अस्थिर बनाती है, क्योंकि ये पहाड़ अभी भी बन ही रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और किरदार है। पता ये चलता है कि इन कुदरती ताकतों के अलावा एक और फैक्टर भी है, और वो हैं हम इंसान। 2010 के मॉनसून के बाद हुए लैंडस्लाइड्स पर एक लंबी स्टडी हमारी अपनी भूमिका पर एक ऐसी रोशनी डालती है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। अब ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। जो फर्क है वो साफ नजर आता है। एक तरफ किलबरी रोड है जो एक सुरक्षित जंगल से गुजरती है। वहां 1985 में 153 लैंडस्लाइड हुए थे, जो 2010 तक घटकर सिर्फ 9 रह गए। वहीं दूसरी तरफ तेजी से शहरीकरण वाली अल्मोड़ा लोअर मॉल रोड पर लैंडस्लाइड्स 88 से बढ़कर 108 हो गए। तो साफ है कि हमारी अपनी गतिविधियां, जैसे सड़कें बनाना या जंगल काटना, वो कुदरत के खुद को ठीक करने के तरीके के आड़े आ रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ही खतरा बढ़ा रहे हैं, तो क्या साइंस हमारी कोई मदद कर सकती है इसे संभालने में? और इसका जवाब टेक्नोलॉजी और लोगों की भागीदारी के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन में है, मतलब एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये सिस्टम रियल टाइम डेटा जैसे बारिश, मिट्टी की नमी को मशीन लर्निंग के जरिए एनालाइज करते हैं और खतरे का अंदाजा लगाकर समय पर अलर्ट भेजते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे हाईटेक सिस्टम भी तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसकी जानकारी सही लोगों तक सही वक्त पर न पहुंचे। इसीलिए टेक्नोलॉजी को स्थानीय लोगों की समझ और भागीदारी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि चेतावनियां उन तक पहुंच सकें जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में हिमालय की ये कहानी हमें एक बहुत ही नाजुक संतुलन के बारे में बताती है, और एक सवाल छोड़ जाती है कि जैसे जैसे हम इस धरती का चेहरा बदल रहे हैं, क्या हमारी टेक्नोलॉजी उन नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है जिन्हें हम खुद ही जन्म दे रहे हैं?